अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 7 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंड ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा PDF मटेरियल है जिसमें हम आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रेटेजी के भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। यदि आप हमारा PDF कोर्स बाय करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे PDF कोर्स से संबंधित तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले 6 अप्रैल को पढ़े गए करंट अफेयर्स क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन टीम ने 2022 ICC वीमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत लिया है। इन्होंने फाइनल में इंग्लैंड को हराया है। रामदरस मिश्रा, इन्हें इनकी जो कविता संग्रह है मैं तो यहाँ हूँ, इसके लिए 2021 का सरस्वती सम्मान दिया जाएगा। डफ एंड फेल्प्स सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 के अनुसार विराट कोहली भारत में मोस्ट वैल्यूड सेलिब्रिटी हैं। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 to 20, इसकी वैलिडिटी 30 सितंबर 2022 तक बढ़ा दी गई है। जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 है जो कि दोहा कतर में होगा, इसका जो ऑफिशियल मास्कोट है, जो शुभंकर है, ये है लाइव। ग्रीन डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए DBS बैंक इंडिया ने ईज माई ट्रिप के साथ पार्टनरशिप की है। और आपको जानना चाहिए, बांग्लादेश में इंडियन इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए बांग्लादेश ने अडानी ग्रुप के साथ एक डील साइन की है। 6 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस सेलिब्रेट किया जाता है। आपको जानना चाहिए 83rd नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 मेघालय राज्य होस्ट करेगा। आंध्र प्रदेश ने शी ऑटो इस तरह के स्टैंड्स बनाए हैं। HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने वर्ल्ड प्रोग्राम लॉन्च किया है, जो कि फर्स्ट डिजिटल कस्टमर इंगेजमेंट एंड रिवॉर्ड्स प्रोग्राम है। आपको जानना चाहिए क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस, इस पुस्तक को लिखा है श्री राम चौलिया ने। यूनाइटेड नेशंस के जो चीफ हैं, इन्होंने एक हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप बनाया है। किससे संबंधित है ये? नेट जीरो एमिशंस कमिटमेंट से संबंधित। तो इसमें अरुणभा घोष को भी अपॉइंट किया गया है। फार्म इजी ने एक्टर आमिर खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और साथ ही आपको जानना चाहिए कि मियामी ओपन चैंपियनशिप 2022 इसको जीतने वाले यंगेस्ट बन गए हैं स्पेन के कार्लोस एल्करास। चलिए अब देखते हैं 7 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड हेल्थ डे 2022? विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 जो कि 7 अप्रैल को मनाया जाता है, इसका विषय क्या है, इसका थीम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, आवर प्लैनेट आवर हेल्थ। तो देखिए, वर्ल्ड हेल्थ डे ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है और 1950 से ही इसको मनाते आ रहे हैं। इसका थीम है 2022 में आवर प्लैनेट आवर हेल्थ। स्टैंड अप इंडिया स्कीम हैज़ कंप्लीटेड हाउ मैनी ईयर्स ऑन अप्रैल 5, 2022? स्टैंड अप इंडिया योजना ने 5 अप्रैल 2022 को कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है 6। देख भी सकते हैं, स्टैंड अप इंडिया स्कीम कंप्लीट्स 6 ईयर्स। जानेंगे इस योजना के बारे में, महत्वपूर्ण है। देखिए, स्टैंड अप इंडिया स्कीम ने 5 अप्रैल 2022 को 6 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस स्कीम का संचालन करता है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। आपको जानना चाहिए, स्टैंड अप इंडिया स्कीम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा 5 अप्रैल 2016 को लॉन्च की गई थी। इस स्कीम के तहत जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब हैं और जो विमेन बोरोवर्स हैं, उनको लोन प्रोवाइड कराया जाता है। किस लिए? ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज सेटअप करने के लिए। अब ये ग्रीन फील्ड क्या होता है? ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज का मतलब ऐसा ना है कि कोई बिल्डिंग है उसको तोड़कर आप कुछ बना रहे हैं, किसी चीज़ को डिमोलिश करके बना रहे हैं, तोड़ फोड़ के लिए आपको लोन चाहिए, इस तरह से नहीं। आप कोई नई यूनिट सेटअप कर रहे हैं, कोई नई फैक्ट्री आप सेटअप कर रहे हैं,
कोई नई मिल आप शुरू कर रहे हैं, बड़ी बड़ी मशीनें आप सेटअप कर रहे हैं, नई मशीनें लाए हैं, उससे एक यूनिट शुरू कर रहे हैं, तो उस तरह के प्रोजेक्ट बोलते हैं ग्रीन फील्ड। तो मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित हो सकता है, सर्विसेज से या फिर ट्रेडिंग सेक्टर से संबंधित। तो इसमें 10 लाख रुपए से और 1 करोड़ रुपए तक का लोन इसमें देने की सुविधा है। आपको जानना चाहिए 2019-20 में इस स्कीम को 2025 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए इन 6 साल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1,33,995 अकाउंट्स में लगभग 30,160 करोड़ रुपए जो है ट्रांसफ़र किए हैं लोन्स के रूप में। चलिए देखते हैं फिर से उत्तराखंड पीसीएस जो 3 अप्रैल को हुआ, इसमें पूछे गए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। In the year 2021, where was the 26th United Nations Climate Change Conference COP26 held? तो कराया हुआ क्वेश्चन है और सही आंसर क्या है इसका? ग्लासगो। काफ़ी चर्चा में रहा था ये सेशन। COP26 ये हुआ था ग्लासगो में। At present, the highest civilian award of the Republic of India is? ये स्ट्रेटेजी से संबंधित आपका क्वेश्चन आ गया। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कई बार मैं आपको बताता हूँ ये ओरली है ना, कि हाईएस्ट जो सिविलियन अवार्ड है ये है आपका भारत रत्न। मिताली एक्सप्रेस, अ न्यू पैसेंजर ट्रेन विच वॉज इनोग्रेटेड रिसेंटली, कनेक्ट्स ढाका विद विच इंडियन सिटी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, न्यू जलपाईगुड़ी। देखिए थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, ये है आपका मार्च 2021 से संबंधित, तब इसको सैंक्शन किया गया था और आंसर होगा इसका न्यू जलपाईगुड़ी। ये भी कराया हुआ क्वेश्चन है लेकिन पिछले साल कराया था 2021 में। Which of the following has organized National Conference on Women in Uniform and Agent of Change? निम्नलिखित में से किसने वर्दी में महिलाएं बदलाव की वाहक पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF। तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने एक नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है जिसका थीम रहा विमेन इन यूनिफॉर्म एंड एजेंट ऑफ चेंज। आपको जानना चाहिए कि जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है ये रेलवे मिनिस्ट्री के तहत आता है और जितने भी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस है ना भारत में, या फिर आप कह सकते हैं जितने भी CAPF हैं, तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो महिलाएं हैं वो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में ही है। 9% जो स्ट्रेंथ है वो महिलाओं की है इसमें। इस तरह से आप देख सकते हैं जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं इनको अब CAPF बोलते हैं, जैसे असम राइफल्स बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF, ITBP। ठीक है, इन सभी में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो महिलाओं की स्ट्रेंथ है वो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज इसको बोलते हैं। और जो RPF है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इसके डायरेक्टर जनरल हैं संजय चंदेर। हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। Who has been appointed by the United Nations Human Rights Council as the world's first independent expert for human rights and climate change? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा मानव अधिकारों और जलवायु परिवर्तन के लिए दुनिया के पहले स्वतंत्र विशेषज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, इयान फ्राई। तो देखिए इयान फ्राई ये जो है वर्ल्ड के फर्स्ट इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट बन गए हैं, किसके लिए? ह्यूमन राइट्स एंड क्लाइमेट चेंज के लिए। तो 3 साल के लिए इनको नियुक्त किया गया है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के द्वारा। आपको बता दें 2 देशों की इनके पास राष्ट्रीयता है, ऑस्ट्रेलिया की और तुवालू की। Which bank has signed an MOU with the Border Security Force to offer special benefits through CAPSP scheme? CAPSP योजना के माध्यम से विशेष लाभ प्रदान करने के लिए किस बैंक ने सीमा सुरक्षा बल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर यहाँ पर रहेगा आपका ऑप्शन सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के साथ, जिसके तहत जो भी सर्विंग या फिर रिटायर्ड BSF पर्सनल हैं या उनकी फैमिली पेंशनर्स हैं उनको सेंट्रल आर्म्ड पुलिस सैलरी पैकेज स्कीम के तहत कई तरह के बेनिफिट्स प्रोवाइड कराएगा। हाल ही में हमने देखा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के फॉर्मर CEO हैं नितिन चुग, इनको डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। साथ ही हमने SBI के बारे में ये भी जाना था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है
इनोवेशन, इंक्यूबेशन एंड एक्सेलरेशन सेंटर IIAC इसको सेटअप करेगा हैदराबाद में। दोनों ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं, याद रखिएगा। MCQ फॉर्मेट में भी हमने देखा था। इंडियाज मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स इन फिजिकल ईयर 22 हिट अ रिकॉर्ड डैश बिलियन। वित्त वर्ष 22 में भारत के व्यापारिक आयात ने रिकॉर्ड कितने बिलियन का हिट किया है, यानी कि दर्ज किया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है 610.2 बिलियन US डॉलर का। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए फिजिकल ईयर 22 की बात हो रही है। जो मर्चेंडाइज इंपोर्ट है, जो आयात है भारत का, वो 610.2 बिलियन US डॉलर का रहा है और ये बढ़ा है। अगर हम प्रीवियस ईयर से इसकी तुलना करें तो ये बढ़ा है, 54.7% ज़्यादा है ये। तो जो हमारा आयात है वो बढ़ा है, जो हम सामान मंगा रहे हैं वो जो है उसमें वृद्धि देखने के लिए मिली है। तो ये डेटा रिलीज़ किया है कॉमर्स मिनिस्ट्री ने। तो मार्च की ये बात हो रही है, मार्च में रिलीज़ किया है कॉमर्स मिनिस्ट्री ने। साथ ही आपको जानना चाहिए जो भारत का निर्यात है, इंडिया का जो एक्सपोर्ट है, ये 418 बिलियन US डॉलर का रहा है, 418 बिलियन US डॉलर का रहा है 2021-22 में। ये भी 2021-22 की बात हो रही है, ये भी 2021-22 की बात हो रही है। और भारत ने सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट किया है वो US में किया है, उसके बाद आता है UAE, फिर चाइना, फिर बांग्लादेश, फिर नीदरलैंड्स। ये वाली लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, US को सबसे ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं। आपको जानना चाहिए पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी मंथ में, किसी पर्टिकुलर मंथ में जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है, जो हमारा निर्यात है, वो 40 बिलियन US डॉलर को पार कर गया है। और ऐसा हुआ है मार्च 2022 के महीने में, जब हमारा जो एक्सपोर्ट रहा ये 40.38 बिलियन US डॉलर का रहा है। आपको जानना चाहिए जो भारत का व्यापार घाटा जो है ये 87.5% तक बढ़ गया है और ये रहा अब 192.41 बिलियन US डॉलर, किसमें 2021-22 में। तो ये सभी जो आप आंकड़े देख रहे हैं ना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके, चाहे बैंक का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें। खास करके ये वाला, एक तो ये कि इंडिया ने सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट US को किया है और कितना एक्सपोर्ट रहा भारत का 2021-22 में और कितना इंपोर्ट रहा है 2021-22 में, ये सभी आंकड़े आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड आइस वोल्केनोस ऑन। वैज्ञानिकों ने कहाँ पर बर्फ़ के ज्वालामुखियों की खोज की है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है प्लूटो। तो प्लूटो आप सभी जानते हैं ड्वार्फ प्लैनेट है और यहाँ पर डोम शेप्ड आइस वोल्केनोस का पता लगा है। और ये डिस्कवरी जो है ये नासा का जो न्यू होरिजन मिशन है इसके तहत की गई है। तो यहाँ पर जो है क्रायो वोल्केनोस पाए गए हैं। देखिए जैसे अर्थ पे जो वोल्केनोस होते हैं वो तो गैस या लावा वगैरह उससे निकलता है, लेकिन यहाँ पर जो प्लूटो पर हमने देखा क्रायो वोल्केनोस, यहाँ पर क्या है, फ्रोजन वाटर है, कई बड़ी मात्रा में जो है आइस है, जो जमा हुआ वाटर है वो है। और इसकी जो कंसिस्टेंसी है जैसे टूथपेस्ट होता है ना, इस तरह की कंसिस्टेंसी है इसकी। तो ये पाया गया है प्लूटो पर। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, अनलाइक अर्थ वोल्केनोस विच स्प्यू gases and molten rock, the cryovolcanoes on this dwarf planet extrude vast amounts of ice, likely frozen water, rather than some other frozen material with the consistency of toothpaste. अच्छा, स्प्यू लिखा है ना यहाँ पर, स्प्यू का मतलब क्या होता है, उगलना। अब यहाँ पर हमने गैसेस के लिए भी स्प्यू हो गया और हम ऐसे भी कह सकते हैं जब कोई जहर उगलता है तब भी कह सकते हैं स्प्यू वेनम। जहर को क्या बोलते हैं, वेनम। जहर उगलना यानी कि स्प्यू वेनम। और यहाँ पर गैस आ गया स्प्यू गैसेस। तो ये भी शब्द आप याद रखिएगा। हु विल हेड द एडवाइजरी कमेटी फॉर सेमिकॉन इंडिया। सेमिकॉन इंडिया की सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन होगा। सही आंसर ऑप्शन डी है अश्विनी वैष्णव। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक 17 सदस्य वाली एडवाइजरी कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स बनाई है। किससे संबंधित, जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है इसको और बढ़ावा देने के लिए, इसको और पुश करने के लिए। तो इसमें कई तरह के सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं और एकेडमिशियंस हैं और इंडस्ट्री के भी एक्सपर्ट इसमें शामिल हैं। इस एडवाइजरी कमेटी की जो अध्यक्षता है वो करेंगे मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, जो कि फ़िलहाल है अश्विनी वैष्णव।
और वाइस चेयरपर्सन होंगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, और जो सेक्रेटरी होंगे इस मिनिस्ट्री के वो कन्वेनर होंगे। तो इस तरह की है पूरी कमेटी 17, जो आप देख सकते हैं चेयरपर्सन कौन है, मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि अश्विनी वैष्णव है। विच ऑफ द फॉलोइंग inked pact with गुजरात गैस लिमिटेड टू ब्लेंड ग्रीन हाइड्रोजन इन पाइप्ड नेचुरल गैस। पाइप्ड नेचुरल गैस में ग्रीन हाइड्रोजन को मिश्रित करने के लिए गुजरात गैस लिमिटेड के साथ निम्नलिखित से किसने समझौता किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है एनटीपीसी। तो एनटीपीसी ने एक इनिशिएटिव लिया है जिसके तहत जो गुजरात गैस लिमिटेड का जो पाइप्ड नेचुरल गैस नेटवर्क है इसमें ग्रीन हाइड्रोजन को ब्लेंड किया जाएगा। कहाँ पर? एनटीपीसी कावास में। बाकी आपको जानना चाहिए एनटीपीसी के सीएमडी गुरदीप सिंह है, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली है। आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर इनॉग्रेटेड 13 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स। इट नाउ हैज़ अ टोटल ऑफ हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 13 नए जिलों का उद्घाटन किया है। अब इस राज्य में कुल कितने जिले हैं? सही आंसर ऑप्शन सी है 26। जानेंगे इस बारे में। तो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आप सभी जानते हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैं। इन्होंने 13 नए डिस्ट्रिक्ट्स को इनोग्रेट किया है। तो ये सभी नाम हैं, देख लीजिएगा, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है देखना। तो 13 डिस्ट्रिक्ट को इनोग्रेट किया है और ये जो है जो एग्जिस्ट कर रहे थे 13 डिस्ट्रिक्ट, उन्हीं में से ही इनको कार्व आउट करके बनाया गया है। तो अब टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हो गए? 13 + 13 26 26 हो गए, ठीक है। और हाल ही में हमने देखा कि आंध्र प्रदेश ने पहला स्थान प्राप्त किया है किसमें? स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में। साथ ही हमने ये भी देखा था कि यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने निकर्षण सदन ड्रेजिंग म्यूजियम ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में इनोग्रेट किया है। बाकी आंध्र प्रदेश के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन है, आप सभी जानते हैं। कैपिटल अमरावती है। Tata Power Renewables Energy has commissioned a 300 megawatt solar plant in which state? टाटा पावर रिन्यूएबल्स एनर्जी ने किस राज्य में 300 मेगावाट का सौर संयंत्र चालू किया है? सही आंसर ऑप्शन ए है गुजरात। तो गुजरात के ढोलेरा में 300 मेगावाट का सोलर प्लांट टाटा पावर रिन्यूएबल्स एनर्जी ने जो है क्या किया है? कमीशन किया है। और ये इंडिया का लार्जेस्ट सिंगल एक्सिस सोलर ट्रैकर सिस्टम बताया जा रहा है। नेशनल मैरीटाइम डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? राष्ट्रीय समुद्री दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन बी है 5 अप्रैल। तो देखिए 59th नेशनल मैरीटाइम डे इस साल मनाया गया है और ये हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार ये इसका एडिशन रहा 59th। आपको बता दें सबसे पहले 1964 में ये मनाया गया था। इसका थीम है सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19। इस बार 2022 में इसका थीम रहा सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19। अच्छा, आपको जानना चाहिए ये 5 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? देखिए ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो भारतीयों द्वारा पूरी तरह से स्वामित्व वाली जो फर्स्ट शिप थी है ना, उसने इसी दिन अपनी यात्रा की शुरुआत की थी 5 अप्रैल को। ये पूरी तरह से भारतीयों के स्वामित्व वाली शिप थी। इसको सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी द्वारा बनाया गया था। इसका नाम रहा SS लॉयल्टी। इसने मुंबई से यूनाइटेड किंगडम की जर्नी अपनी शुरू की थी 5 अप्रैल 1919 को। बाकी आपको जानना चाहिए 1959 में इंडिया ने इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, आंसर है लंदन, यूनाइटेड किंगडम। विक्टर ऑर्बन वॉन द 4th कंसेक्यूटिव टर्म एज विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर? विक्टर ऑर्बन ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में लगातार चौथी बार जीत हासिल की है? सही आंसर ऑप्शन सी है हंगरी। बाकी आप जानते हैं हंगरी के बारे में, कैपिटल बुडापेस्ट है, करेंसी है हंगेरियन फोरिंट। नेम द इंडियन ओरिजिन सिंगर हु वॉन द अवार्ड फॉर द बेस्ट चिल्ड्रंस म्यूजिक एल्बम एट द ग्रैमीज। उस भारतीय मूल की गायिका का नाम बताइए जिसने ग्रैमी में सर्वश्रेष्ठ बाल संगीत एल्बम का पुरस्कार जीता है। सही आंसर ऑप्शन बी है फाल्गुनी शाह। तो देखिए फालू या फिर आप इनका नाम है फाल्गुनी शाह। इन्होंने ग्रैमी अवार्ड 2021 में जो है अपनी एल्बम अ कलरफुल वर्ल्ड के लिए अवार्ड जीता है। और इस बार जो ये ग्रैमी अवार्ड्स रहे ये 64th एडिशन इसका रहा है।
और ये ओनली फीमेल इंडियन ओरिजिन आर्टिस्ट बन गई हैं, यानी कि इकलौती भारतीय मूल की महिला आर्टिस्ट बन गई हैं जिन्हें ग्रैमी अवार्ड्स से सम्मानित किया गया है। बाकी इंडियन म्यूजिक कंपोजर रिकी केस, इन्हें भी ग्रैमी अवार्ड मिला है इनकी एल्बम डिवाइन टाइट्स के लिए। बाकी जो इंपॉर्टेंट इसमें अवार्ड रहे ग्रैमी में मैंने आपके सामने यहाँ पर दे दिए हैं, इनके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और बाकी के जो भी इसमें और कुछ बचे हुए हैं अवार्ड वो मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट यही रहते हैं, एल्बम ऑफ द ईयर, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, सॉन्ग ऑफ द ईयर। तो ये इस 3-4 जो हैं ये इंपॉर्टेंट रहते हैं, ज़्यादा भी इतना नहीं हमने पढ़ना है कि हम कन्फ्यूजन नहीं हो जाए, ये आप याद रखेंगे। जैसे एल्बम ऑफ द ईयर है वी आर, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर है लीव द डोर ओपन। तो ये चीज़ें आप याद रखें बस। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू फॉरेन सेक्रेटरी, नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, विनय मोहन क्वात्रा। तो देखिए विनय मोहन क्वात्रा ये नेक्स्ट फॉरेन सेक्रेटरी होंगे। आपको बता दें फिलहाल ये नेपाल में भारत के एम्बेसडर हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा। और 30 अप्रैल को जो हमारे इनक्यूबेंट यानी कि फ़िलहाल जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं हर्षवर्धन श्रृंगला, ये रिटायर हो रहे हैं। तो उसके बाद फिर जो अप्रैल के बाद मई में फिर विनय मोहन क्वात्रा जो हैं हमारे फॉरेन सेक्रेटरी बन जाएंगे। ये याद रखिएगा। फ़िलहाल ये नेपाल में भारत के एम्बेसडर हैं। कभी कभी पूछ लेते हैं किससे पहले किस देश के एम्बेसडर रहे, किस देश में भारत के एम्बेसडर रहे, तो आंसर होगा नेपाल में। अब देखते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। जेंडर संवाद ऑर्गेनाइज्ड बाय विच मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इंडियन एयरफोर्स सेलिब्रेटेड 60 years of Chetak helicopter service to the nation. President Ramnath Kovind is on a tour of which 2 countries these days? Answer is तुर्कमेनिस्तान एंड नीदरलैंड्स। याद रखिएगा इंडिपेंडेंट तुर्कमेनिस्तान में जाने वाले ये फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट हैं। A study by researchers from which country has detected microplastics in human blood for the first time? Answer is Netherlands. RBI Governor Shaktikant Das inaugurated Varnika at Mysore, कर्नाटका। तो आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहें फ्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करें आप। फ्रेश टर्मोइल फॉर पाकिस्तान एज इमरान खान डॉजेस आउस्टर, अपोजिशन वोव्स फाइट। इसी तरह से यहाँ पर हमारा जो शब्द है ये है डॉज। इस तरह से आप एक और न्यूज़ देखेंगे, अमेजॉन डॉक्यूमेंट्स रिवील सीक्रेट स्ट्रेटजी टू डोज इंडियाज रेगुलेटर्स। तो शब्द आपको पता चल गया क्या है हमारा डॉज। तो देखिए आप सभी जानते हैं पाकिस्तान में क्या चल रहा है, संकट चल रहा है इमरान खान के ऊपर। तो ये न्यूज़ तो थोड़ा पहले की है, 4-5 दिन पहले की वाली न्यूज़ है। तो जब यहाँ पर नो कॉन्फिडेंस मोशन होने वाला था तो उसको इमरान खान ने जो है स्पीकर की मदद से क्या हुआ, उसको नो कॉन्फिडेंस मोशन को मंजूरी नहीं दी। तो उसी लिए यहाँ पर बोला गया है कि फ्रेश टर्मोइल फॉर पाकिस्तान एज इमरान खान डोजेस आउस्टर। तो इमरान खान को जो बाहर करने की जो रणनीति थी ओपोजिशन की, उसको इमरान खान ने डॉज कर दिया। अब देखेंगे क्या मतलब है डॉज का। डॉज का मतलब है किसी से बचने के लिए तेज़ी से निकल जाना, कतरा कर निकल जाना, या फिर दिए गए काम को करने से बचना, या फिर चकमा देना, झांसा देना। तो इमरान खान ने चकमा दे दिया ओपोजिशन को, है ना। कैसे? स्पीकर की मदद से। स्पीकर ने उस नो कॉन्फिडेंस मोशन को अप्रूव ही नहीं किया, इसलिए क्या हुआ, इमरान खान ने अभी तो थोड़ा उसको जो है साइड में कर दिया ओपोजिशन को। तो ये कहने का यहाँ पर मतलब है। अच्छा, और यहाँ पर लिखा है टर्मोइल। टर्मोइल का मतलब क्या होता है? शोरगुल या खलबली या अनिश्चितता की स्थिति। तो पाकिस्तान में फिर से अनिश्चितता की स्थिति बन गई क्योंकि इमरान खान ने जो है जो नो कॉन्फिडेंस मोशन था उससे खुद को बचा लिया। ऑपोजिशन वोव्स फाइट। वोव्स का मतलब मैंने आपको कई बार बताया, प्रतिज्ञा। ऑपोजिशन एक प्रतिज्ञा करना, एक तरह का ठान लेना। ऑपोजिशन ने ठान लिया है कि हम फाइट करेंगे इससे, इस चीज़ से। ऐसे ही यहाँ पर अमेजॉन डॉक्यूमेंट्स रिवील सीक्रेट स्ट्रेटजी टू डोज इंडियाज रेगुलेटर्स। तो इंडिया के जो रेगुलेटर हैं, ठीक है, तो जैसे आपका सेबी है ना, तो इन सभी को, जैसे सेबी है ना, इन सभी को जो है चकमा देने के लिए अमेजॉन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें इस तरह का रिवील हुआ, इस तरह का खुलासा हुआ है कि अमेजॉन की कुछ सीक्रेट स्ट्रेटजीज थी जिससे वो जो इंडिया के रेगुलेटर्स हैं, ठीक है, या फिर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह सकते हैं, उसको डोज करता था, यानी उसको चकमा देता था। अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। फतेह बुर्ज
द टॉलेस्ट मीनार इन इंडिया इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? International Transgender Day of Visibility is observed on which day? Which bank has issued the world's first wildlife bond, also known as the Rhino Bond, worth 150 million US dollar to save rhinos in South Africa? The International Day of Reflection on the 1994 Rwandan Genocide is observed on which day? और फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, NSC Academy collaborated with which state to provide awareness on financial education and investment फॉर द होलिस्टिक वेलबींग ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स। तो पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।